हेलो दोस्तों, सूरज यस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम दृष्टि करंट अफेयर पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने खगोलीय गतिविधियों पर पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम अपडेटेड तकनीक एवं टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहली बात करते हैं हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, ये अवार्ड जो दिया जाता है ये वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे जैव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। तो आइए देखते हैं किसे किसे ये अवार्ड मिला है। अगर जैव विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को ये अवार्ड मिला है जैव विज्ञान के क्षेत्र में। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर कनिष्का विश्वास एवं डॉक्टर T गोविंद राव जी को जो है ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रहीय विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया को मिला है। इंजीनियरिंग विज्ञान की अगर बात करें तो ये जो है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। अगर गणित विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर अनीश घोष एवं डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला है। अगर चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर जीमोन पन्नीयकमल एवं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला है। अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये डॉक्टर कनक शाह को मिला है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है इंडेक्स है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, ये इसका तीसरा संस्करण है। प्रथम संस्करण जो है ये 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ये साइबर सुरक्षा से संबंधित इंडेक्स है। ठीक है, और इसके जो है 5 स्तंभ है। इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा कितना है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कितनी है, और इलेक्ट्रॉनिक सरकार। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो ये इसके जो है 5 स्तंभों पर ये इंडेक्स जो है जारी की जाती है। ठीक है, अगर इसमें रैंक की बात करें तो इसमें जो है कुल 100 देश शामिल किए गए थे। ठीक है, जो विश्व की 90% जनसंख्या जो को कवर करते हैं। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष पर है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः दक्षिण कोरिया और फिनलैंड है। अगर हम भारत की रैंक देखें तो भारत की रैंक इसमें 59 है। ठीक है, इसमें जो है वर्ष 2020 की तुलना में जो है 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021। तो 6 सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार तथा रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है ATL स्पेस चैलेंज, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जो हमारे स्टूडेंट है 12वीं क्लास तक के, उनमें जो है स्पेस से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने के लिए जो है नवाचार विकसित करने के लिए ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने शुरू किया है, और किसकी सहायता से किया है, भारत इसरो की और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की सहायता से ये जो मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ संबंध किया गया है। वर्ल्ड स्पेस वीक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ठीक है, तो जो ATL स्पेस चैलेंज अवार्ड जो प्रोग्राम है ये जो है 4 से 10 अक्टूबर को जो वर्ल्ड स्पेस वीक प्रोग्राम बनाया जाता है उसी से इंस्पायर होकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, यह चैलेंज जो है देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, जो सभी स्कूल हैं उनके विद्यार्थी, मेंटर और शिक्षकों के लिए जो है तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें अटल टिकरिंग लैब, गैर अटल जो है टिकरिंग लैब की वाले स्कूल भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है,
और इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों चैलेंज थीम में से किसी एक के अंतर्गत प्रश्न को चुनकर उसका समाधान तैयार करना होगा। ठीक है, अब इसकी जो है चुनौती के विषय कौन कौन से हैं, तो इसमें जो एक्सप्लोरर स्पेस है, रीच स्पेस है, इनहेबिटेड स्पेस है और लिवरेज स्पेस है। ठीक है, यह चैलेंज जो है कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जो है एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग के अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। तो ध्यान रखना है, ये जो है ATL जो है चैलेंज अवार्ड है, ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है और किसकी सहायता से जो है चलाया जा रहा है, वो इसरो और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर जो है यह चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 से 12 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इनोवेशन, उनमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी लाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है और ये जो है वर्ल्ड स्पेस वीक प्रोग्राम है, उससे जो है इंस्पायर होकर ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है स्टूडेंट, मेंटर और शिक्षक सभी तैयार होंगे और इसमें जो है लगभग भारत के सभी स्कूल जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। ठीक है, तो दोस्तों जो विद्युत वाहन है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनके लिए जो एक मार्ग बनाया है उसमें एक जो है चार्जिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे जो है उस राजमार्ग को जो आपका हम कह सकते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ को जाएगा। ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ को जाएगा, इस राजमार्ग पर पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस राजमार्ग पर जो है वो चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो इससे जो है उसकी गतिशीलता में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की गतिशीलता में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल यह ध्यान रखना है, और प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल मार्ग जो है वो है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, यह देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और दोस्तों ये जो राजमार्ग है ये इसे जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलोंग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। ठीक है, पहला तो ये है और दूसरा जो है ये मेघालय में इसकी जो है आधारशिला भी रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की। अगर हम बात करें तो दोस्तों 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मिशन जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें उत्पादन एवं निर्यात में के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को जो है बनाना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु वर्ष 2021 और 22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो हमारे बजट में भी जो है इस मिशन को जो लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, जो हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और इस मिशन के लिए 25 करोड़ रुपया जो आवंटित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन ब्रोक्रिस ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमारा जो अब हाइड्रोजन का जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ईंधन का स्रोत माना जाता है। ठीक है, और आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए स्वच्छ ईंधन की ज़रूरत है, इसलिए जो है इसे जो है दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री ने हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है उनका मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान में हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान लेगी। जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे कोयला वोयला हम यूज़ करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, उसके स्थान पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड को गठित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2006 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने
राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, IC8 क्या है कि भागीदार देशों में से एक है। ठीक है, IC8 जो है एक मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज प्रोग्राम है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि मिशन इनोवेशन जो है 24 देशों एवं यूरोपियन यूनियन की प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा 30 दिसंबर 2015 को की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, मिशन इनोवेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है 24 देशों के साथ और प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। IC8 ये पूछ लिया जाता है कि IC8 क्या है, तो ये नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन पर केंद्रित जो है एक प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत अगर हम बजट की बात करें, इसकी घोषणा जो है 2021 और 2022 के केंद्रीय बजट में भी की गई है। इस नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पुराने वाहन हैं उनसे जो कार्बन ज़्यादा निकलता है, इससे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इसकी जगह जो है नए वाहन खरीदने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा जिनके पास पुराने वाहन हैं। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट मिलेगी। तो जब ये स्क्रैपिंग किया जाएगा पुराना वाहन, तो उसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर अगर आप नया वाहन खरीदते हैं तो इसमें 5% की छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर जो है शून्य शुल्क रहेगा। नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन को स्क्रैप मूल्य होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो पुराने वाहन की स्क्रैपिंग होगी उसका मूल्य जो है नए वाहनों के 4 से 6% के आधार पर निर्धारित किया गया है। और इसमें जो है अगर नया वाहन खरीदेंगे तो इसमें जो है पंजीकरण भी शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्य वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रम से 25% और 15% तक का छूट दे सकती है। ठीक है, और उसमें जो है अगर नया वाहन आप ले लेंगे तो उसमें जो है रोड टैक्स की भी छूट मिलेगी 25% और 15% तक की। ठीक है, अगर व्यक्तिगत वाहन होगा तो उस पर 25% की और वाणिज्य के वाहन होगा तो उस पर 15% की छूट दी जाएगी। ठीक है, और जो पुराने वाहन रखेंगे उनके लिए क्या होगा, राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकती है, पंजीकरण शुल्क जो है उसमें वृद्धि कर सकती है, फिटनेस प्रमाणन के नवीकरणीय शुल्क में वृद्धि कर सकती है अगर आपने स्क्रैपिंग नहीं कराई है पुराने वाहन की। ठीक है, अगर नया आपका पुराना वाहन धुल रहा है तो ये जो है सरकार टैक्स लगा सकती है या इतना जो है शुल्क भी लगा सकती है। ठीक है, अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त। इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी। मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, एथेनॉल और LPG की जैसे वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करने वाले वाहन और खेत में प्रयोग होने वाले कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्रेलर या हार्वेस्टर उन्हें जो है इसमें छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीवाश्म मुक्त इस्पात। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है ये स्टील है। ठीक है, और ये स्टील जो है इसे ग्रीन स्टील नाम दिया गया है, जीवाश्म मुक्त इस्पात। ठीक है, तो इसे इसलिए कहा गया है ग्रीन स्टील क्योंकि जो है इसके बनाने में कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्वीडन जो है जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात यानी कि ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है। तो इम्पोर्टेंट बात यही रखनी है कि जीवाश्म मुक्त इस्पात यानी कि ग्रीन स्टील जो है कौन से देश द्वारा बनाई गई है, तो वो बनाई गई स्वीडन के द्वारा। ठीक है, उत्पादन की पहली खेप SSB कंपनी ने अपने ग्राहक वोल्वो समूह को परीक्षण के तौर पर भेजी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम हाइब्रिड तकनीक है। ठीक है, तो हाइब्रिड तकनीक के तहत जो है ग्रीन स्टील का जो है उत्पादन किया गया है स्वीडन के द्वारा। उपयुक्त तीनों कंपनियों ने वर्ष 2016 में हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
इस जो हाइब्रिड तकनीक है, इस तकनीक का उद्देश्य वर्ष 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक और बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना है। औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये दे रखा है। अब बात आती है दोस्तों वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। अगर वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इसे जो है जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जो वैश्विक साइबर सुरक्षा ग्लोबल सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें जो है रैंक की बात करें, पहले हम इसके अगर आधार की बात करें तो ये जो है 5 आधारों पर निकाल ली गई है। कानूनी उपाय लीगल मेजर्स, तकनीकी उपाय टेक्निकल मेजर्स, संगठनात्मक उपाय ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, और क्षमता विकास उपाय कैपेसिटी डेवलपमेंट मेजर्स, और सहयोग संबंधी उपाय कॉरपोरेशन मेजर्स। ये 5 स्तंभ है, इन पर आधारित ये रैंकिंग जारी की गई है। अगर इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो संयुक्त राज्य पहले नंबर पर है, और अगर हम भारत की करें तो भारत जो है इसमें 10वें नंबर पर। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द्रुततम सुपर कंप्यूटर, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी भी रैंकिंग जो है जारी की जाती है। ठीक है, अगर विश्व का सबसे तेज द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम है फुगाकू, और ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। तो सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर जो है जापान का फुगाकू है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो है 442 पेटाफ्लॉप्स। ध्यान रखना है, 442 पेटाफ्लॉप जो है इसकी स्पीड है। अगर हम दूसरे कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर जो तेज है तो वो है समिट। ठीक है, ये जो है अमेरिका का है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो है इसमें रैंकिंग है परम सिद्धि, ये जो 90 स्थान पर है, और प्रत्यूष है और मिहिर है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड की, भारत के जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड है जो है वो है 4.6 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है फुगाको की जो स्पीड है वो 442 है, और अगर समिट की बात करें तो इसकी स्पीड 148.6 है। और अगर हम भारत की बात करें परम सिद्धि की, जो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, इसकी स्पीड 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत की जो सुपर कंप्यूटर है वो कितना पिछड़ा हुआ है अन्य देशों की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं अब हाइपरसोनिक पवन सुरंग। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है ये हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक है, और इसका जो है प्रयोग विमानों मिसाइलों आदि के परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है 1 मीटर की नोजल एग्जिट व्यास वाली इस सुरंग के अंदर 5 से 12 मैक की गति वाली उड़ानों जैसी परिस्थितियां सृजित की जा सकती हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें तो अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बन गया है जिसने जो है विंड टनल बनाई है। ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियों की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी, जिसे जो है 27 सितंबर 2021 को जो है शुभारंभ कर दिया गया है। और वर्तमान में यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक चरण में लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रायोगिक चरण में जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। ठीक है, तो ये जो है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी इसकी तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर इसे जो है लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्या रहेगा, जो हमारे आम नागरिक है उनकी सारी डिटेल जो रहेगी
वो उनकी सहमति से शेयर की जा सकती है, साझा की जा सकती है इस स्कीम के द्वारा या इस प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। इस मिशन के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी। ठीक है, एक आईडी मिलेगी जिसमें जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में डिटेल दे रही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। और दोस्तों ये कब शुरू की गई है, ये इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है। ये 29 सितंबर को अभी हाल ही में शुरू की गई है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना। ठीक है। और दोस्तों ये कब तक के लिए चलाई जाएगी, ये चलाई जाएगी 2021-22 से 2025 और 26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए जो कुल व्यय लगाया 1,30,794.90 करोड़ रुपए का जो है इसका प्रावधान किया गया है इसमें। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो सरकारी स्कूल है या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल है उनके जो बच्चे हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें जो है गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है। इस योजना में देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही स्कूलों के माध्यम यानी कि जो MDM योजना है, ठीक है, के लिए राष्ट्रीय योजना जिसे माध्यम भोजन योजना के नाम से जाना जाता है का स्थान लेगी। यानी कि MDM की जगह जो है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना शुरू की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए है और ये जो 5 वर्षों की अवधि के लिए है 2021 से 2026 तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है। तो दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो राज्य लागू करने वाला राज्य है वो तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है जो भी आपका वैक्सीन है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, वो सब जो है आकाश के थ्रू यानी कि ड्रोन के थ्रू जो है उनकी डिलीवरी की जाएगी। ठीक है। और दोस्तों ये योजना जो है तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदयघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। दोस्तों हृदयघात के लिए भारत का पहला बायो बैंक जो है वो केरल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है। तो केरल में जो है हृदयघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है। यह भविष्य के उपचारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक आंकड़े जो एकत्र करेगा। ठीक है। यह भविष्य के उपचारों और प्रौद्योगिकी के विकास में मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। यह बायो बैंक भारतीय बच्चों और वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारियों और हृदयाघात के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी अलग है। ठीक है। यह भारत एवं विदेशों में अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्थित बायो बैंक ने हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए इंस्टेंट स्टम बेंगलोर के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिल की मांसपेशियों के फूलने से संबंधित है। ठीक है। तो हमें केवल यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि हृदयघात शोध हेतु जो है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये केरल में स्थापित किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी का हमें नाम याद रखना है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गोवा जो है देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो है हमारा गोवा जो है वो प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। और रेबीज बीमारी जो है ये कुत्तों के काटने से होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और रेबीज क्या है, ये जो है एक विषाणु जनित
रोग है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चीन। ठीक है, चीन जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, तो इसका ध्यान हमें रखना है। पिछले 3 दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला चीन WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो 2021 में अल सल्वाडोर जो कि उत्तरी अमेरिका का जो है एक देश है, ठीक है, वो भी जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, और इसके अगर हम उन्मूलन की बात करें तो भारत ने 2030 का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टू जी iOS 64। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्या है, ये कोविड-19 की जो है पहचान करने के लिए, हाँ सॉरी, ये जो है 2G और iOS 64 है, ये इमरजेंसी यूज के लिए जो है कोविड-19 की दवाएं हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 2DG और iOS 64 ये क्या है, ये कोविड-19 को इमरजेंसी में जो है इस्तेमाल करने के लिए दवाई बनाई गई है। और 2G का जो है 2DG की अगर हम बात करें तो ये जो है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के आपातकाल के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा जो है 2DG दवा का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग विकसित किया गया। तो ध्यान रखना 2DG जो है ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और इसमें इतना हमें ध्यान नहीं रखना है। अगर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की बात करें तो हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम UK में खोजा गया है, और इस स्ट्रेन का नाम जो है VUI202012/01 है, या इसका नाम जो है V117 दिया गया है। ठीक है, जो ब्रिटेन में पाया गया है। सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किए गए कोरोना वायरस के स्वरूप वेरिएंट का नाम जो था वो था V1617। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 मई 2021 को वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो था इसका नाम जो है B1617.2 इसे डेल्टा नाम दिया गया था। ठीक है, ये भारत में खोजा गया वायरस था। सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस V1117 संस्करण का WHO द्वारा दिया गया नाम अल्फा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो यूके में है उसका नाम अल्फा है, अल्फा कोरोना वायरस। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में जो खोजा गया वायरस है उसका नाम जो है बीटा है, और ब्राज़ील में खोजे गए कोरोना वायरस का नाम जो है WHO ने गामा दिया था। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है वायरस का नाम। अगर हम यूके की बात करें तो उसका अल्फा है, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसका नाम बीटा है, और ब्राज़ील की बात करें तो उसका नाम जो है वो गामा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा वायरस पाया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 16 जनवरी 2021 को। उल्लेखनीय है कि 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनियां मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के टीकों के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा 3 जनवरी 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर कोविड-19 टीका कोविशील्ड है, और मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित बेरियोग इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका कोवैक्सीन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड टीका बनाया जा रहा है,
और भारत बायोटेक के द्वारा जो कोवैक्सीन टीका बनाया जा रहा है, कोवैक्सीन जिसे हम कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल लॉन्च की गई थी। ठीक है, वैक्सीन मैत्री पहल जो है भारत के सहयोगी देश हैं उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए पहले शुरू की गई थी। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश भूटान था। मैत्री पहल के तहत जो है पहला जो अगर हम बात करें देश, वो सहायता पाने वाला भूटान था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्रोजेनल वैक्सीन BB154 है। ठीक है, अगर एकल खुराक की बात करें तो उसका नाम जो है BB154 है। ठीक है, तो वैक्सीन मैत्री पहल का हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाती है और सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये कोविशील्ड बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कुछ कंपनियों के टीके के नाम है। ठीक है, और उसकी जो है खुराक दे रखी है, कितनी खुराक देने पर उसकी प्रभावशीलता, वो कितना इफेक्टिव है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि वो उसे जो है कितने टेम्परेचर पर स्टोर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे फाइजर बायोटेक है तो अमेरिका एवं जर्मनी ने बनाया है और इसमें जो है mRNA का प्रयोग किया गया है। इसकी 2 खुराक देंगे तो 95% जो है इफेक्टिव रहेगा और उसे जो है -70 डिग्री सेल्सियस पर इसे जो है रखा जाना है। मॉडर्ना की बात करें तो अमेरिका का है, ये भी mRNA है। इसमें 2 खुराक देंगे तो 95 है, इसे -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बात करें तो यूके का है, यूके एवं स्वीडन का है। ये वायरल वेक्टर है, इसकी 2 खुराक दी जाएगी। ये 90% इफेक्टिव है और इसे जो है -2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पुतनिक है, इसका जो है निर्माण रूस के द्वारा किया गया है और ये जो है वायरल वेक्टर है। 2 खुराक अगर इसकी मिलेगी तो ये 92 इफेक्टिव रहेगा और इसे जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो है स्टोर किया जा सकता है। सिनोफार्मा चीन की है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी दूसरी डोज दी जाएगी तो 80% इफेक्टिव रहेगा, इसे 2 से 8% पर रखा जा सकता है। और कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है और 2 खुराक देने पर 80% इफेक्टिव है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर से रखा जा सकता है। कोविशील्ड की बात करें तो भारत का है, इसमें जो वायरल वेक्टर रखा जाता है और ये इसकी सेकंड डोज अगर दी जाती है तो 62% जो है इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो थी ये आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड थी और आपकी जो है साइंस में जो है तकनीक और प्रौद्योगिकी की जो है वीडियो थी, ये हमने इस पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।